औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 3.3 डिफाइन एटॉमिक रेडियस। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है? अगर हम एटॉमिक की बात करें तो एटॉमिक वर्ड रिलेट करता है एटम से, और ये जो वर्ड रेडियस है ये रिलेट करता है द डिस्टेंस, फासला फ्रॉम सेंटर से किसी भी न्यूक्लियस या किसी भी सर्कल के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट बाउंड्री कह लें या शेल कह लें, ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का जो फासला है इसको रेडियस कहा जाता है। तो एटॉमिक रेडियस half of the distance between the nuclei of two bonded atoms is referred to as atomic radius. half का मतलब है आधा, half of the distance between दरमियान में the nuclei न्यूक्लियस दो एटम के न्यूक्लियस जो बॉन्डेड है आपस में, उनके न्यूक्लियस के दरमियानी फासले के हाफ को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। What is SI units? SI कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। What are SI unit of atomic radius? Atomic radius का SI unit क्या होता है? The SI unit of atomic radius is, याद रखें, पिकोमीटर या नैनोमीटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Why does the size of atom decreases in a period? पीरियड में एटम का साइज क्यों डिक्रीज होता है? याद रखें, अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज क्योंकि इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता चला जाता है। अगर हम बात करें इसकी तो एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होता है ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू, क्योंकि एडिशन होती है वन और मोर प्रोटॉन की इन द न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते करते जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनमें इजाफा होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन में इजाफा होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है और साइज डिक्रीज करता है। आप देख सकते हैं, लेट्स से मैं बात करता हूँ फोर्थ पीरियड की। इस फोर्थ पीरियड में देखें ग्रेजुअली एटम का साइज कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एटम के ऊपर पड़ने वाला न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटम का जो साइज है वो डिक्रीज करता चला जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है टू रिमूव, ताकि हम निकाल सकें, रिमूव कर सकें द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बैरूनी शेल, सबसे बाहर वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो दरकार फोर्स है, जो एनर्जी है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको यहाँ से हम बाहर निकालना चाहते हैं। बाहर निकालने के लिए हम इस सोडियम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी, डिटरमिन वैल्यू होगी। जब हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, यानी ये आयन में कन्वर्ट हो गया। तो आयोनाइजेशन होने की वजह से जो हमें एनर्जी चाहिए इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। Why is the second ionization energy of an element is higher than the first one? Second ionization energy first ionization energy से ज्यादा क्यों होती है? When an electron is removed, जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है from an atom, किसी भी एटम में से, मोनोपॉजिटिव आयन इज फॉर्म। याद रखें, लेट से आपने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है, तो ये बन गया सोडियम आयन, ठीक है। इसी तरह से आपने मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और ये बन गया मैग्नीशियम आयन। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम के
दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालेंगे तो वो आप निकालेंगे इसको मोनोपॉजिटिव आइंस में से, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं डेल्टा एच की बात करूँ तो ये होती है कोई 738 किलो जॉल पर मोल, जबकि यहाँ डेल्टा एच की अगर मैं बात करूँ तो ये है 1450 किलो जॉल पर मोल। अब जरा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें दोबारा। वाई इज द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी की वैल्यू है जो हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है ऑफ एन एलिमेंट हायर देन द फर्स्ट। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पहले से ज्यादा की होती है। देखें ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है और ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। तो सवाल ये है कि ये जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आई 1450, ये वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों आई, हालांकि पहली आयनाइजेशन एनर्जी थी 738। तो हमसे वो पूछ रहा है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों होती है। इसका आंसर देंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है फ्रॉम एन एटम, किसी एटम में से, मोनोपॉजिटिव आयन इज फॉर्म। देखें जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है किसी एटम में से तो मोनोपॉजिटिव आयन बन जाता है, ऐसा पॉजिटिव आयन बन जाता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मोनोपॉजिटिव आयन के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है जो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहा है, उस न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू और इस मैग्नीशियम आयन के न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू को कंपेयर करें तो मैग्नीशियम आयन ज्यादा फोर्स लगाता है, ठीक है, मैग्नीशियम आयन ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगाता है, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से हमेशा ज्यादा होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1450 और 738। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज लिखी हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर में एग्जांपल कोड करना चाहें तो आपने यही वाली एग्जांपल कोड करनी है, मैग्नीशियम वाली, क्योंकि ये हमारी बुक के अंदर लिखी है। ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल्स ऐड की हैं, ठीक है। बात करते हैं व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी की ग्रुप में अगर हम बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ठीक है। क्या करती है? ये डिक्रीज करती है, ये आपने याद रखना है। अगर आप सिर्फ ये वर्ड लिख देंगे ना डिक्रीज, तो एक नंबर मिल जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई जो एलिमेंट का है वो बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। Why is ionization energy of sodium is less than magnesium? मैग्नीशियम और सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जीज अगर हम कंपेयर करें तो ये देखें, मैं एक इक्वेशन से बताता हूँ। सोडियम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सोडियम आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है 496 किलो जॉल पर मोल। और जब हम मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो मैग्नीशियम आयन बन जाता है Mg पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आती है 738 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 738 किलो जॉल पर मोल, ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई फर्स्ट सोडियम की और ये सेकंड वाली है मैग्नीशियम की। आप देख सकते हैं सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जॉल पर मोल और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी है 738 किलो जॉल पर मोल। तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से कम क्यों है, ठीक है। सवाल समझ आ गया। तो बोथ सोडियम एंड मैग्नीशियम बिलोंग करते हैं सेकेंड पीरियड से, लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट तो साइज जो है सोडियम आयन का साइज बड़ा होता है, सोडियम का साइज, और मैग्नीशियम के साइज की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का साइज छोटा होता है। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, जबकि मैग्नीशियम में से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता, जिसकी वजह से सोडियम हैज लो आयोनाइजेशन, जिसकी वजह से सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है।
तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तकरीबन है 496, ठीक है, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है। ओके, बात करते हैं व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजन। हैलोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों मुश्किल है। अब हैलोजन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एक्सट्रीम राइट साइड पे मौजूद होते हैं हैलोजन्स। हैलोजन्स नोबल गैसेस से पहला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। हैलोजन्स का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है, छोटा एटॉमिक साइज होता है, और इनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हैलोजन्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सारे डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेज हैं, जबकि ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन एक सॉलिड है। लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। बात करते हैं व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं इट इज द डिक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स में कमी हो जाना न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इंटरमीडिएट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इसे मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अगर हम बात करें शेल्स की, तो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन तमाम शेल्स के ऊपर, अब न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस की जो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे मैं कहता हूं न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज, इस न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों कम हो जाएगी? वो इसलिए कम हो जाएगी कि जो इंटरमीडिएट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इंटरमीडिएट शेल में मौजूद ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस रिपल्शन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, और इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। हाउ डज शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज? शील्डिंग इफेक्ट क्यों कम करता है या कैसे कम करता है? डिक्रीज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं ना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि ये वाले जो रिपल्शन क्रिएट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं जी, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का जो चार्ज फील होता है उस चार्ज को कम कर देते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड, इट्स पार्शियली रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस खींच रहा है इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी और इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी, लेकिन जो इस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर ज्यादा है, इनके ऊपर कम हो गई है, क्योंकि ये वाले उनको तमाम तर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको मैं जेड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेड इफेक्ट। इसको जेड इफेक्ट कहा जाता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप देखें ये न्यूक्लियस है, ये इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बराबर एक जैसी स्पिन से खींच रहा है, लेकिन ये इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पड़ने वाला न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जेड इफेक्ट। व्हाई डज द बिगर साइज एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट? बिगर साइज एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है? द बिगर साइज एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज द नंबर ऑफ इनर शेल एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, याद रखें जितना बड़ा साइज होगा इनर शेल्स की तादाद उतनी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है। आप यहाँ पर एक इसका शॉर्टकट लिख लें कि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल्स के, तो जो बिगर साइज एटम है उनके नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं। Why is the trend of electron affinity and electronegativity same in the period? पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड सेम क्यों होता है? द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये दोनों ही इंक्रीज करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है, और पीरियड में ये डिक्रीज करती हैं। सॉरी, पीरियड में लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करती हैं और ग्रुप में डिक्रीज करती हैं।
क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। पहली बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं एटम का साइज छोटा होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो जितना ज़्यादा हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, देखिए द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बिकॉज क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड, एक पीरियड में द साइज ऑफ एटम डिक्रीज, एटम का साइज डिक्रीज करता है ग्रेजुअली वन बाय वन। द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज, और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है। मोर एनर्जी इज रिलीज, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन एन एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ऐड किया जाता है स्मॉलर एटम में। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू दोनों इंक्रीज करती हैं। तो मैं यहाँ एक शॉर्टकट लिख देता हूँ कि बोथ, दोनों की दोनों इंक्रीज करती हैं इन अ पीरियड। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बड़ा ही आसान आंसर है इसका, ये देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट से सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।